नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ट्रंप मोदी की फोन कॉल में शामिल हुए एलन मस्क। ट्रंप बोले ईरान को कुचल रहे हैं, भीख मांग रहा था। ट्रंप बोले अगर नाटो मदद नहीं करेगा तो अमेरिका क्यों करे मदद। ईरान के हमले में अमेरिका के 12 सैनिक घायल। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाज वापस लौटाए। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार। टेक टाइटन एलॉन मस्क ने अमेरिका और भारत के बीच ईरान युद्ध को लेकर हुई हाई लेवल कॉल में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कॉल में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी शामिल थे और मस्क जैसे निजी नागरिक का इसमें होना बेहद असामान्य है। चर्चा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और ऊर्जा सप्लाई को लेकर सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने मस्क की मौजूदगी की पुष्टि की और इसे एक संकेत माना कि ट्रंप और मस्क के बीच अब संबंध बेहतर हैं। पिछले साल उनके झगड़े के बाद अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि मस्क ने कॉल में क्या कुछ कहा या फिर सिर्फ सुन रहे थे। ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर फिर से बदल गए हैं। ट्रंप ने कहा कि इस समय ईरान को हम बुरी तरह कुचल रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर इतनी भीषण मार पड़ रही है कि ऐसे में तो कोई भी बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि जिन ईरानी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान बातचीत में भाग नहीं ले रहा है, वे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका किस ईरानी अधिकारी या अधिकारियों से बात कर रहा है। उन्होंने कहा, याद रखिए, उन्होंने झूठ बोला था। वे समझौता करने की भीख मांग रहे थे, लेकिन मैं सही निकला। वे बातचीत कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दावा किया कि ईरान ने बातचीत में अपनी भागीदारी में बारे में गलत जानकारी देने के बदले में तेल की खेप भेजने की पेशकश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर नाटो देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो अमेरिका भी उनके लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं समझेगा। मियामी, फ्लोरिडा में एक निवेश फोरम में ट्रंप ने कहा कि हम हमेशा उनके लिए होते, लेकिन अब उनकी हरकतों के हिसाब से हमें होना जरूरी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर वे हमारे लिए नहीं है तो हम उनके लिए क्यों रहें। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले अपने यूरोपीय सहयोगियों से कोई सलाह नहीं ली। नाटो के कई नेता इस कदम से खिलाफ थे। इस बयान से अमेरिका यूरोपीय रिश्ते में बड़े खिंचाव साफ दिखाई दे रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान के हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। ये हालिया घायल मामले पिछले 4 हफ्तों से ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की संख्या में शामिल हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने पहले ही कहा था कि इन 300 में से 273 सैनिक अब वापस ड्यूटी पर लौट चुके हैं। इस संघर्ष में अब तक कुल 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध के खतरनाक मापदंडों को दिखाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर चेतावनी दी। वेंस ने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि ईरान में शासन बदलना और आसान हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि ईरान के कड़े गुट अभी भी सत्ता में मजबूत हैं। वेंस, जिन्होंने पहले ट्रंप को युद्ध से बचने की सलाह दी थी, अब ईरान के साथ शांति वार्ता में नेतृत्व कर रहे हैं। कॉल के एक दिन बाद भी वेंस मध्य पूर्व में शांति बनाने और संकट खत्म करने के लिए सक्रिय हैं। शनिवार सुबह इस्राएल में बड़ा मिसाइल हमला हुआ, जिसे शुक्रवार को इस्राएल की ओर से ईरान पर बढ़े हमलों का जवाब माना जा रहा है। तेल अवीव और आसपास के इलाके इस हमले का मुख्य निशाना बने। कम से कम एक मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड वाली थी, जिससे छोटे छोटे बम फैल गए। तेल अवीव की व्यस्त सड़क पर एक बम गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल होने की खबर है। इसके साथ ही उत्तरी सीमा से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे। इसी खतरे को देखते हुए इस्राएल अब दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिक बढ़ा रहा है, ताकि हिजबुल्लाह को पीछे धकेलकर सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। ईरान इस्राएल के बीच जंग में सबसे बड़ा फायदा रूस का हो रहा है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन तेल से रोज करीब $760 मिलियन कमा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावित होने से रूस के तेल की महंगाई बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास जंग के लिए सिर्फ पैसा जून तक ही बचा है। यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नाटो में मदद की देरी हो रही है, जबकि अब ईरान पर हमलों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन भी कम हुआ है। अगर जल्द मदद नहीं मिली तो यूक्रेन के लिए जंग जारी रखना बहुत मुश्किल हो सकता है।
शिप ट्रैकर वेबसाइट्स के मुताबिक 5 भारतीय झंडे वाले एलपीजी कैरियर्स जो भारत जा रहे थे दुबई रस अल खाई माह के उत्तर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास रुके हुए हैं। ये जहाज 1.7 लाख टन से ज्यादा एलपीजी ले जा रहे हैं, लेकिन ईरान के हालिया कदमों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने शुक्रवार को 3 जहाजों को चेतावनी के बाद में वापस लौटाया और कहा कि मार्ग उनके दुश्मनों से जुड़े पोर्ट्स के लिए बंद है। हाल ही में 26 जहाजों को ईरान ने पारगमन की अनुमति दी थी, जिनमें ज्यादातर ग्रीक, चीनी और कुछ भारतीय, पाकिस्तानी और सीरियाई जहाज थे। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट के बीच भारत ने अतिरिक्त 5000 टन डीजल सप्लाई किया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिकारी एम मुर्शेद हुसैन आजाद ने बताया कि अब तक भारत से कुल 15,000 टन डीजल पहुंच चुका है। 28 मार्च को 6,000 टन डीजल और भेजा जाएगा। अप्रैल में भारत 40,000 टन और डीजल देने का प्रस्ताव रख चुका है, जिसे बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया है। ये डीजल असम के न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी से फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जा रहा है। 2024 में बांग्लादेश में विरोध के कारण पाइपलाइन बंद हो गई थी, लेकिन फरवरी में नई सरकार के आने के बाद इसे फिर से चालू किया गया। बांग्लादेश की सालाना डीजल डिमांड 40 लाख टन है, जो पूरी तरह आयात पर निर्भर करती है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी सितंबर 2025 के जेनजी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और उसके चलते हुई मौतों के मामले में हुई है। इन प्रदर्शनों में कम से कम 76 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे। गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही रैपर से नेता बने बालेन शाह ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच आयोग ने ओली को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उन्होंने पहले दिन की गोलियों की फायरिंग रोकने में कोई कदम नहीं उठाया। अगर अदालत उन्हें दोषी पाए तो दोनों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। ओली ने रिपोर्ट को नकारा और इसे अपमानजनक बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.